नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है। अल्टरनेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर का चैप्टर कंप्लीट किया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अगले वीडियो में अल्टरनेटर का अध्ययन शुरू करेंगे। मैं आज के इस चैप्टर से अल्टरनेटर को शुरू करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक वीडियो दो वीडियो करते करते अल्टरनेटर का अध्ययन करेंगे और नियमित पैटर्न के आधार पर जीरो लेवल से बारीकी से अध्ययन करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूट जाए जो कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकूं और आपको आता नहीं हो। मतलब कि आप यदि नोट्स अपडेट करते चले जाओगे, नोट्स बनाते चले जाओगे और वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते चले जाओगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखोगे वीडियो को लास्ट एंड तक, और आप बारीकी से अध्ययन करोगे, तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने में आपको मन में कोई शंका नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स बनाते रहो, और मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा नियमित पैटर्न के आधार पर, जीरो लेवल से बारीकी से देखते रहूंगा। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है और अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। दोनों के दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अल्टरनेटर क्या होता है, ये तो आप लोग इतना मशीनें पढ़ के आ चुके हो और आप लोग जानते हो, ITI कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, इतना जानते हो अल्टरनेटर क्या है। लेकिन उस प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, उसके सिद्धांत के बारे में बताऊंगा कि ये क्या करता है और किस प्रकार EMF उत्पन्न करता है। तो अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या है? एक मशीन है। आपको मशीन अब कैसी है? सिंगल फेज या 3 फेज? 3 फेज भी हो सकती है और सिंगल फेज भी हो सकती है। वो तो वाइंडिंग करने के आधार पर होता है, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसका कार्य क्या है, ठीक है ना? ये कैसे कार्य करता है अल्टरनेटर। अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्तक। अब प्रत्यावर्तक के नाम से आप समझ गए हो। देखो, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे वापस में। प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा। अब क्या देगा? ये EMF देगा आपको। कौन सा देगा? प्रत्यावर्ती EMF देगा। आपको बताऊंगा क्यों देगा और किस प्रकार EMF AC होगा, ये बताऊंगा। तो ये कह सकते हैं इस प्रत्यावर्तक को, देखो ये वो मशीन होती है, कौन सी मशीन? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। याद रखना, परिवर्तित करती है। पॉइंट टू पॉइंट सारी बात बताऊंगा। वह परिवर्तित करती, कौन सी मशीन है? यह मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब यांत्रिक ऊर्जा मतलब कन्वर्ट करती है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गोष्ठ सुनो मेरी बात, ये कन्वर्ट करती है। अब एक तो बाकी किस कौन सी ऊर्जा देंगे? उसको देंगे यांत्रिक ऊर्जा। मतलब इसको घुमाएंगे तो क्या करेगा? ये आगे आपको जो टर्मिनल होंगे उसके ऊपर उसको विद्युत ऊर्जा में, आपको पता विद्युत ऊर्जा देगा आपको। अब विद्युत ऊर्जा आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक तो DC होती है, एक AC होती है। ये कौन सी देगा आपको? ये आपको AC देगा। तो विद्युत ऊर्जा के रूप में AC टाइप की विद्युत ऊर्जा देगा। क्या देगा? AC टाइप की विद्युत ऊर्जा देगा। AC प्रकार की विद्युत ऊर्जा देगा आपको। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये जनरेटर हो गया, क्योंकि आपको पैदा करके दे रहा है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके दे रहा है। तो ये क्या हो गया? ये जनरेटर हो गया। तो कह सकते हैं इसको, ये AC जनरेटर होता है। क्या होता है? AC जनरेटर होता है। AC जनरेटर होता है, AC का जनरेटर होता है। अब AC क्यों? देखो, आप लोगों ने एक मशीन पहले पढ़ी, उसमें देखा कि DC जनरेटर क्या होता है। वो भी क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन उसने क्या दिया आपको? आउटपुट में क्या दिया? DC दिया। तो उसका नाम क्या रखा? DC जनरेटर। ये आउटपुट में क्या दे रहा है आपको? ये दे रहा है AC। इसका क्या नाम रखेंगे? AC जनरेटर। इसका मतलब ये होगा कि जनरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक AC जनरेटर होता है और एक DC जनरेटर होता है। लेकिन इस बात ये आती है कि दोनों की दोनों मशीन है, AC जनरेटर मान लो चाहे DC जनरेटर मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों का एक ही काम हो गया कि दोनों मशीनें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन क्या दोनों का सिद्धांत अलग रहेगा? नहीं, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना फैराडे का नियम है। और फैराडे ने ये नहीं बताया कि DC का सिद्धांत अलग रहेगा, AC का सिद्धांत अलग रहेगा। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाह क्या रहे हो, AC चाह रहे हो या DC चाह रहे हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फैराडे ने डिपेंडेंट नहीं बताया। फैराडे ने ये बताया कि उत्पन्न कैसे होगी, ये बताया था फैराडे ने। तो अब इसके बारे में क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि ये फैराडे ये जो AC जनरेटर है या प्रत्यावर्तक है या अल्टरनेटर है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है
तो वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, सिद्धांत, कार्य सिद्धांत देखेंगे, किस प्रकार एसी उत्पन्न करके देता है और किस प्रकार ये अपने को बाहर आउटपुट में एसी देता है और होता क्या है फैराडे के नियम के अनुसार। पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से देखना। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको सारे सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ, डीसी जनरेटर के चैप्टर में जाके देखोगे तो वहां मैंने अल्टरनेटर के बारे में बताया था, वहां मैंने डीसी जनरेटर का सिद्धांत बताया था, फैराडे के दोनों सिद्धांत बताए थे, कौन से, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत बताए थे, वहां भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज फिर उसकी चर्चा करेंगे कि आपकी याददाश्त कुछ ताजा हो जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए उस फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की चर्चा फिर करने वाले हैं। अब देखो उसका बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका सिद्धांत लिखेंगे, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य सिद्धांत। क्या लिखेंगे, कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल। और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल में यही आता है कि ये क्या, प्रत्यावर्तक, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत कार्य करता है, क्या आता है। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या रहेगा। अब फैराडे ने बताया था कि ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है। देखो ये मतलब डीसी भी होता है और एसी भी होता है। एसी का ईएमएफ उत्पन्न करना फैराडे ने ही बताया था। ध्यान हो आप लोगों को, मैंने जब डीसी जनरेटर चैप्टर पढ़ाया था या फिर चुंबकत्व का चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको सब कुछ बातें बताई थी, वहां भी मैंने फैराडे ने नहीं बताया था, क्योंकि चुंबकत्व के चैप्टर में ही लगभग अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी के सभी नियम और फॉर्मूले आ जाते हैं, वहां भी मैंने आपको बताया था। तो इस फैराडे ने बताया था तो उसको देखना, ज्यादा गहराई से नहीं देखा, आपको मोटे मोटे बताता हूँ, फिर भी आप समझ जाओगे आराम से। देखो कैसे ईएमएफ उत्पन्न करना है। देखो एक बात देखना, ईएमएफ उत्पन्न करना है, एक बात समझना, इस फॉर्मूले को समझना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप एक झटके के साथ सारी बातें समझ जाओगे, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा कि ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है। फैराडे का नियम भी सिद्ध हो जाएगा यहाँ पे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ये डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर की जो रामलीला है वो भी समझ में आ जाएगी कैसे ईएमएफ उत्पन्न होता है। देखो ईएमएफ उत्पन्न करना है, कैसे करना है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी टाइप का ईएमएफ उत्पन्न करना है। यहाँ क्या चाहिए आपको, यहाँ चाहिए चालक। क्या चाहिएगा, चालक चाहिएगा। एक बात याद रखना, चालक के बिना ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्मूला चाहिएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स एक ही बात है, चुंबकीय क्षेत्र। अब तीसरी चीज क्या चाहिए, तीनों की तीनों बात करो। देखो यहाँ पे बस एक फॉर्मूला लिखना, आपको सब कुछ मिल रहा है। इस फॉर्मूले को जब याद रखोगे आपको विद्युत उत्पन्न करना याद आ जाएगा। चाहे आप जनरेशन पढ़ेंगे, चाहे आप किसी डीसी जनरेटर का अध्ययन करेंगे, चाहे आप किसी ऐसी अल्टरनेटर का अध्ययन करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चालक चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और दोनों में कौन से में, चालक व चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्ष गति चाहिए। बस यही एक सबसे बड़ा फॉर्मूला अपने ईएमएफ उत्पन्न करने का, और यही फैराडे ने बताया था। क्या बताया था, यही फैराडे ने बताया था, याद रखना। अब दोनों में क्या होगा देखो, इसका मतलब है कि चालक तार के बिना ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकते, चुंबकीय क्षेत्र के बिना उत्पन्न ईएमएफ नहीं कर सकते। उसके बाद यदि दोनों को नहीं घुमाएंगे तो भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो सकता, दोनों में मूवमेंट करवाएंगे तो ईएमएफ उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले के, ये किसका फॉर्मूला है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही फॉर्मूला है। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही फॉर्मूला है। आप इसमें ऐसे मान लो कि फैराडे ने ईएमएफ उत्पन्न करने का फॉर्मूला यही बताया था कि यही फॉर्मूला सिद्ध होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसे कि आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आप लोग देखो कि आग का फॉर्मूला क्या होता है, ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं जाएंगे। आग की बात करें, आग का फॉर्मूला क्या होता है, आग होता है, देखो आग में क्या चाहिए आपको, ईंधन चाहिए प्लस ऑक्सीजन चाहिए और प्लस ऊष्मा, ताप चाहिए आपको। ये तीन चीजें आग के फॉर्मूले शामिल होते हैं। उसी प्रकार यदि इनमें से एक चीज को गायब कर दिया जाए तो आग बंद हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ है, इन तीनों में से एक को गायब कर देंगे कभी भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो सकता और फैराडे का नियम सिद्ध नहीं हो सकता, ये बताया था फैराडे ने। अब इसमें इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, फैराडे के नियम की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले से देखो, जब किसी, देखना, जब किसी चालक तार को सापेक्ष गति करवाएंगे, घुमाएंगे, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो ये चालक तार चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है और चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता है। कोशिश ना मेरी बात,
जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, चालक तार की चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये हो गया। दूसरे तरीके से देखो कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को चालक तार के चारों ओर या गति करवाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय फ्लक्स की चालक तार के साथ गति करवाते हैं, तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता है। या फिर ये हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय बलरेखा के साथ लिंक हो, बदलाव हो, ठीक है ना। कहने का मतलब कि चालक तार द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होना चाहिए, तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न अवश्य होगा। और छेदन कैसे होगा? वहां पे गति अवश्य होगी, चाहे तो चालक तार में गति करो और चाहे चुंबकीय फ्लक्स में गति करो, दोनों में एक ही बात है। या कह सकते हैं इसको मूवमेंट करवाएंगे तो भी चालक तार के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा, इसका मूवमेंट करवाएंगे तो भी चालक तार के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा। कैसे होगा आपको बताओ। तो देखो अब कैसे, मतलब आप मान लो आप लोगों के पास एक कॉइल है, ये कॉइल ले ली और ये कॉइल में आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। कोशिश सुना मेरी बात। और यहां क्या लगाया आप लोगों ने? एक चुंबक ले ली, एन और एस। एक तो पोजीशन ले लिया आप लोगों ने, दूसरी पोजीशन मान लो ये ले लेते हैं, ये गैल्वेनोमीटर लगाया और एक चुंबक ये ले लिया आप लोगों ने। पोजीशन दोनों समझना। पोजीशन इस फॉर्मूले में दोनों पोजीशन कैसे साबित होती है आपको बताओ। फिर ये बताऊंगा कि यहाँ कौन सी पोजीशन लेंगे, अल्टरनेटर में क्या करेंगे। आपको काफी बार पूछा जाएगा डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या अंतर होता है, वो अंतर भी आज समझ में आएगा आप लोगों को कि आप कभी अंतर तो कुछ नहीं, दोनों फैराडे के नियम पर काम करते हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर होता है। आप समझोगे सब कुछ अंतर बदल जाएगा। एक अंतर पर आपको सारे फॉर्मूले ही बदल जाएंगे डीसी जनरेटर के। क्यों नहीं आज डीसी जनरेटर के फॉर्मूले लगा देते कि दोनों में अंतर नहीं होता, तो डीसी जनरेटर के फॉर्मूले कुछ अलग थे और एसी जनरेटर के फॉर्मूले कुछ अलग है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। क्यों? एक अंतर पे बदलने वाला है। उस अंतर को खोजेंगे आज की होता क्या है। देखो माना कि आप लोगों ने इसको स्थिर रखा, किसको स्थिर रखा? एक बार आप लोगों ने इसको स्थिर रखा, माना कि आप लोगों ने इसको स्थिर रखा, इसमें गति करवाई, मूवमेंट करवाया, किसमें? चुंबक में। आप लोगों ने इसको इसके पास लेके आए और ये क्या है? एन है, यहाँ से चुंबकीय बलरेखा जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र इसको काटेंगे, इसके पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। अब गति किसको करवा रहे हैं? चुंबक को गति करवा रहे हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि चुंबकीय बलरेखाएं इसके पास जाएंगी, चालक तार को काटेंगी या चालक तार चुंबकीय बलरेखाओं को छेदन करेगा, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। एक कंडीशन यह कि आपने चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया है। दूसरी कंडीशन देखो, ये आपकी स्थिर है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये आपकी स्थिर है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, लेकिन इसको गति करवा रहे हैं। इसको गति करवाएंगे, एक बार इधर ले जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे, फिर वापस ले जाएंगे, तो इसको इसके पास ले। और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र दूर दूर तक इसका, क्योंकि एन पोल है, एस होगा तो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ इतने दूर दूर तक आएगा चुंबकीय फ्लक्स। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या जाएगी? ये कॉइल जाएगी, तो कॉइल जाएगी तो फैराडे का नियम सिद्ध होगा। तो कह सकते हैं कॉइल ने क्या किया? चुंबकीय फ्लक्स का छेदन किया। इस चुंबकीय फ्लक्स से कॉइल के साथ लेंगे तो इस चालक के द्वारा क्या किया? इस चालक द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन और लिंक हुआ, तो भी ईएमएफ उत्पन्न हुआ। तो यहाँ भी ईएमएफ उत्पन्न होता है और यहाँ भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। मतलब एक बार इसको घुमाया, एक बार इसको मूवमेंट करवाया, एक बार इसको मूवमेंट करवाया, तो ईएमएफ उत्पन्न होना स्वाभाविक हो गया। हो गया। तो कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चालक तार के द्वारा, लिख लो इसकी परिभाषा, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो चालक तार के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है, तो फैराडे के नियमानुसार चालक तार में ईएमएफ होता है। एक परिभाषा आपकी ये थी। दूसरी परिभाषा देखो, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को चालक तार के चारों ओर घुमाया जाता है, कि चालक तार के साथ लिंक करवा जाता है, ठीक है ना, तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता है फैराडे के नियमानुसार। लेकिन याद रखना सापेक्ष गति का मतलब होता है, आप लोग देखो जैसे कि ये चुंबक, आपने इस चुंबक को इधर लेके गए, ये पहले क्या है? गति चुंबक को इधर ले गए और आपने चालक तार को इधर ले गए, मतलब ये इसके पास आया, इसके पास इसको आपने इधर लिया चुंबक को और इसमें कॉइल में भी गति कर दी। इसकी गति आपके माने 20 आरपीएस है, इसकी 20 आरपीएस है, तो ईएमएफ सापेक्ष गति नहीं हुई। हाँ यदि आपकी 10 आरपीएस है, ये 20 आरपीएस है, तो इसके साथ लिंक करेगी, दोनों में सापेक्ष गति होनी चाहिए, तो ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। एक तो ये था। अब आगे इसकी कंडीशन देखो क्या होती है, तो समझ गए आप कि इन दोनों क्या चाहिए। देखो दोनों ही कंडीशन में, एक कंडीशन ये आ गई और एक कंडीशन ये आ गई, दोनों कंडीशन में क्या होगा? एक चीज कॉमन है दोनों कंडीशन में कि
ये दोनों में चालक तार में सापेक्ष गति का होना अनिवार्य है। सापेक्ष गति का होना अनिवार्य है, अन्यथा ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। देखो दोनों में गति सापेक्ष, दोनों में सापेक्ष गति चाहिए। अब देखो ये तो थी बात इसकी, फैराडे का नियम समझ गए कि फैराडे में दो नहीं होता है, किसी भी प्रकार के आप कंडीशन उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन दोनों में सापेक्ष गति चाहिए, बता दिया। अब देखो ये ईएमएफ जो उत्पन्न होगा, तो चालक तार में या कॉइल में ईएमएफ जो उत्पन्न होगा उसकी मात्रा कितनी रहेगी, ये आता है उसकी मात्रा कितनी रहेगी। उसकी मात्रा देखो फैराडे का दूसरा नियम आता है। फैराडे का दूसरा नियम क्या आता है, देखो उसको बताता हूँ। ये फैराडे का दूसरा सिद्धांत आता है, यहाँ से ये फैराडे का दूसरा नियम आ गया। क्या आ गया कि चालक में उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा, चालक में ईएमएफ की मात्रा या परिमाण, ये फ्लक्स का परिवर्तन कितना हुआ, फ्लक्स का परिवर्तन कितना हुआ, फ्लक्स ने इसके साथ, ये फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र ने इसमें फ्लक्स था, फ्लक्स ने इसके साथ चालक के साथ कितना लिंक किया। अब देखो एक बात है, फ्लक्स किसे कहते हैं, देखो फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबक में से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स के साथ लिंक होना चाहिए। तो चुंबक में से निकलने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक तो बात ये आ गई। तो चुंबकीय क्षेत्र, उन चुंबकीय बल रेखाओं का कितनी दूर तक प्रभाव होता है, जहां तक प्रभाव रहेगा चुंबकीय फ्लक्स मान लो या चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं को इकट्ठी करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा। उन चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं का कितनी दूर तक प्रभाव होता है, वो वहां तक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मैंने चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, लेकिन है क्या ये चुंबकीय क्षेत्र क्या, चुंबकीय बल रेखाओं का दूर तक प्रभाव है, कितनी एरिया में चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं, वो पूरा का पूरा एरिया चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो वो बात है। अब देखो चालक में उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा क्या रहेगी, चालक में तो उसमें रहेगी कि फ्लक्स, जो फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, जो फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, तो फ्लक्स लिंक में परिवर्तन, फ्लक्स लिंक लिंक से साथ स्पर्श कर रहा है, लिंक में परिवर्तन, या फिर नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा फ्लक्स लिंक में परिवर्तन की इसके साथ जिसने जो फ्लक्स था उसके साथ कितनी स्पीड से लिंक किया, किसकी इतनी स्पीड से बदला है, ठीक है ना। यदि तो या फिर कह सकते हैं फ्लक्स कटने की दर, फ्लक्स कटने की कितनी, चालक के द्वारा फ्लक्स का छेदन हुआ, जैसे चुंबक रेखाएं जा रही है और चुंबक चालक ये आ गया इसके साथ, तो चालक ने कितनी स्पीड से कितनी बार काटा उसको, जितनी बार काटेंगे उसकी दर के समानुपाती होगा। तो कह सकते हैं फ्लक्स कटने की दर के समानुपाती। यदि नहीं आता तो फ्लक्स कटने की दर के समानुपाती होता है, ये भी कह सकते हैं। ये था। और फ्लक्स कटने की दर के समानुपाती मतलब ई, ये हो गया आपका ई। अब डी देखो, डी डी का मतलब इसमें परिवर्तन कितना हुआ चुंबकीय फ्लक्स में, वो, और इसमें डी टी, इसमें इसका भाग दे देंगे, दर निकाल लेंगे, किसी के दर निकालते समय का भाग दे दो, कितनी स्पीड से ये फ्लक्स कट रहा था चालक के द्वारा, उतना ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या था। और बाकी बारीक से देख लो तो आप मेरे चुंबकत्व के चैप्टर में जाके देखना, बारीकी से अध्ययन आपको मिलेगा, बहुत बारीकी से मिलेगा, इसका आगे और आपको अध्ययन मिलेगा। माइनस क्यों आता है, लेंस का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्यों लगाया, ये सब कुछ आएंगे वहां पे आपको, लेकिन यहाँ इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको अब आगे ये दोनों प्रक्रिया बताता हूँ। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट्स में लिख के बताना कि सर हमें आगे समझ में नहीं आया है, तो आपको और बारीकी से बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी अल्टरनेटर का चैप्टर शुरू ही किया है, तो क्यों नहीं आप जीरो लेवल से बारीकी से अध्ययन करें, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। आज ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो आगे बहुत लंबा चैप्टर बचा है, तो बहुत मतलब पता नहीं क्या क्या समस्या आएंगी। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, शंका हो, समझ में नहीं आता हो, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और समझ में आएगा तो वो भी कमेंट्स में लिख के बताना कि सर बहुत अच्छा लगा है या समझ में आ गया है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं, तो वो भी आप बताना। अब देखो आपको मैंने दो कंडीशन बताई, अब इस एसी जनरेटर में कौन सी कंडीशन उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं देखो लगभग देखा जाए एसी जनरेटर में, इस एसी जनरेटर की बात लगभग की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह सकते 100% होता है। यहाँ एसी जनरेटर में चालक तार को नहीं चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है, याद रखना। चुंबकीय एसी जनरेटर में, किसमें, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करने वाला हूं, एसी जनरेटर की बात करने वाला हूं। इसमें क्या होता है, इसमें लगभग अधिकतर ये होता है, लगभग चुंबकीय
क्षेत्र को घुमाया जाता है। अब क्यों होगा वो भी बताऊंगा आप लोगों को कि इसका चुंबकीय क्षेत्र घुमाने का फायदा क्या था। यदि टाइम लगे तो वो बताऊंगा। और डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर की बात की जाए तो क्या होता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है, उसमें चालक घूमता है। इसमें क्या घूमेगा, चालक घूमेगा। तो मैंने आपको यहां क्या घुमाया था, ये देखो यहां इस चुंबकीय क्षेत्र की गति करवाई थी, यहां इस चालक की गति करवाई। तो ये कंडीशन कहां आई, देखो ये गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये डीसी जनरेटर था, ये क्या था, डीसी जनरेटर था। और ये क्या है, ये एसी जनरेटर है। अब बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं है, तो आपको एक अंतर नजर आएगा, काफी बार पूछा जाएगा डीसी जनरेटर और डीसी एसी जनरेटर में क्या अंतर है। बस कुछ नहीं अंतर है, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या अंतर है। तो आप समझ गए डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में यही अंतर है, मुख्य अंतर यही आता है। बाकी तो वो भी वाइंडिंग वहां भी रहेगी, पोल यहाँ भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र वहां रहेगा, चालक है, चालक यहाँ मिलेगा, सब कुछ कोई अंतर नजर नहीं। लेकिन एक चीज और याद रखना, नोट लगाने वाली बात है कि मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ गई कि दोनों ही कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, चाहे कंडीशन ये फैराडे का नियम सिद्ध करवाई हो आप लोगों ने और चाहे कंडीशन ये फैराडे का नियम सिद्ध करवाई हो, उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कैसा, उत्पन्न होने वाला ईएमएफ एसी हो। दोनों ही कंडीशन में लिख लो, दोनों ही कंडीशन में चालक तार घूमेगा या चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा, दोनों कंडीशन में उत्पन्न ईएमएफ एसी होगा। ये फैराडे के नियमानुसार, या कह सकते हैं फैराडे के नियमानुसार उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, फैराडे के नियमानुसार उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, ये फैराडे का चुंबकीय प्रेरण कर दो, फैराडे के नियमानुसार उत्पन्न फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार उत्पन्न ईएमएफ एसी प्रकार का होता है। एसी होगा, डीसी कभी नहीं होगा। एक तो यहां पर देखो आगे समझ में कि उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कैसा होगा, एसी होगा। अब देखो ये देखते हैं कि एसी क्यों होगा, क्या देखेंगे कि एसी क्यों होता है, उसकी बातें कर लेता हूं। देखो मैं आपको वो दिखाता हूं, आपको एसी क्यों होता है उसको समझो आप लोग, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि फिर ये बताऊंगा कि इसको घुमाने से, इसको स्थिर रखने से, ये इसको स्थिर रखेंगे, इसको घुमाएंगे, फिर दोनों में कंडीशन में फायदा कौन सा ज्यादा होगा वो बताऊंगा आप लोगों को। अब वो कंडीशन देखो कि एसी क्यों होगा। देखो इतना तो समझ गए आप लोग कि जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे या फिर चुंबकीय क्षेत्र को चालक तार के साथ लिंक करवाएंगे, घुमाएंगे, तो क्या होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक आपको मैं एक ग्राफ, एक डायग्राम द्वारा दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक चालक घूमेगा तो कितने डिग्री कोण पूरे करेगा, आप गौर से सुनो मेरी बातें। चालक घूमेगा तो 360 डिग्री कोण पूरे करेगा। एक वर्त में कितने डिग्री कोण होते हैं, एक चक्कर में 360 डिग्री कोण होते हैं। तो यहाँ मैं 360 डिग्री कोण दिखा देता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ से एक चालक लेता हूँ, ये गौर से सुना, एक चालक लिया मैंने और यही मान लेता हूँ, यहाँ से ऐसे लगा दिया, इधर से मान लो, इधर से मान लो, कोई बड़ी बात नहीं, इधर से लगा दिया मैंने आपको। ये क्या है कि ये चालक हाथ लोगों का चालक हो गया। ये देखो ये डिग्री क्या है, ये 90 डिग्री होगी, ये 180 डिग्री होगी, ये 270 डिग्री होगी। वापस घूम के कितनी आ गई, 0 यहाँ और 360 डिग्री, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ 30 डिग्री मान लेता हूँ और यहाँ 60 डिग्री मान लेता हूँ। यहाँ 120 डिग्री होगी, यहाँ 150 होगी, यहाँ 210 हो जाएगी, 30 डिग्री के अंतर में दिखाता हूँ, और यहाँ 240 हो जाएगी, यहाँ 300 हो जाएगी और यहाँ 330 हो जाएगी। ये डिग्री आ गया आप लोगों की। अब इसको मैं एक ग्राफ के द्वारा खींच के दिखाऊं, चालक तार पर कैसे कैसे घूमेगा, कौन सी विद्युत बनेगी आपको दिखाता। देखो मान लीजिए दिखाता हूं आप लोगों को, यहां से ये रहता। देखो अब आप लोगों को सपोज कीजिए, वो सिस्टम मेरी बातें, यहाँ क्या है, यहाँ आप लोग समझ जाओगे, यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों का एन पोल ले लेता हूँ, ये क्या लिया, एन पोल है, और यहाँ क्या लिया, ये आप लोगों का एस पोल ले लेता हूँ। बोलो दो पोल है कि नहीं है। अब आप लोगों को पता चुंबक के एन पोल से चुंबक की बलरेखाएं एस पोल में जाएंगी। कोशिश न करें, चुंबक के एन पोल से बलरेखाएं चुंबक के एस पोल में जाएंगी। एक चीज हो याद रखना, देखो यहाँ मैं आपको वो सिद्धांत देख रहा हूँ कि एसी क्यों उत्पन्न होती है। चालक तार
चालक तार यदि किसी चुंबकीय बलरेखा को या चुंबकीय बलरेखा चालक तार को लंबवत काटती है तो ईएमएफ का मान सबसे अधिक होता है। चालक तार का जो हिस्सा एन पोल के संपर्क में रहेगा उसमें ईएमएफ सबसे अधिक रहेगा। दो बातें रहेगी, ये आपको यही अब समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो यहां से ये चालक तार इसको लंबवत काटेगा तो ईएमएफ का मान सबसे अधिक होगा। माना कि आप लोगों ने इसको ऐसे घुमाया, कैसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, आप लोग ऐसे घुमाएंगे, इसको कैसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। अब क्लॉकवाइज जो है देखो ये इसके समानांतर में पड़ा है, इस पोल के समानांतर में, क्योंकि ये कौन सी रेखा है देखो आपको पता है, ये रेखा आगे बीच में आपको ये न्यूट्रल रेखा आ गई, न्यूट्रल एक्सिस आ गई। यहाँ कोई ईएमएफ उत्पन्न होता है किसी चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, क्योंकि यहाँ से एन पोल का भाग रहेगा, एस पोल का भाग, यहाँ कोई ईएमएफ कोई चुंबकीय बल रेखा का मतलब कि कोई चुंबकीय शक्ति नहीं है। तो यहाँ से चालक तार को घुमाएंगे, मानो कि घुमा के आप लोगों ने यहाँ लिया, तो बोलो ये किसके संपर्क में जा रहा है, एन पोल के संपर्क में जा रहा है। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मानेंगे 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये आपको 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, और ये 210 डिग्री है। दिखा दो तो पूरा चक्कर कैसे चालक तार पूरा चक्कर काटेगा। ये 240 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 300 डिग्री है, और फिर ये 300 के बाद में 330 डिग्री है, और ये 360 डिग्री। एक चक्कर पूरा करवाएंगे, ठीक है, एक चक्कर पूरा करवाएंगे। ये 30 डिग्री पे आया, 30 डिग्री यहाँ पे आ गई, माना कि 30 डिग्री ये आ गई, यहाँ पे ये आ गई आपके 30 डिग्री। फिर 60 इसको घुमाएंगे, जो घुमाएंगे चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा तो थी नहीं, क्योंकि समानांतर में जो इस एन पोल के संपर्क में है तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है कि चुंबकीय बल रेखा को काटना शुरू कर देगा। जो चुंबकीय बल रेखा काटेगा तो ईएमएफ उत्पन्न, चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो गया, ऐसे हुआ ईएमएफ उत्पन्न। फिर ये 60 डिग्री पे आएगा, और अधिक चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी, तो और चुंबकीय बल रेखा में और ईएमएफ का मान अधिक होगा, ये और ईएमएफ का मान अधिक चला गया ऐसे। फिर ये 90 डिग्री पे आएगा, मैंने आपको ये 90 डिग्री पे आएगा, ये 90 डिग्री लास्ट इसका पॉइंट आ गई है, ये 90 डिग्री आ गई यहाँ पे, फिर आपकी 90 डिग्री आ गई, तो ये 90 डिग्री ऐसे आ गया। तो ईएमएफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे ईएमएफ बढ़ रहा है। लेकिन 90 डिग्री के बाद में जो ये 120 डिग्री आएगा, फिर ईएमएफ का मान धीरे धीरे डाउन होगा, क्योंकि अब चुंबकीय बल रेखा मैक्सिमम कट रही है, फ्लक्स परिवर्तन की दर मैक्सिमम हो रही है यहाँ पे। तो क्या होगा, ईएमएफ का मान यहाँ सबसे अधिक होगा। तो मैंने आपको बताया कि ईएमएफ का मान एक साइकिल में ईएमएफ का मान सबसे अधिक कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। या आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैंने आपको एसी का चक्कर पढ़ाया था, पूरी एक साइकिल वेव बना के दिखाई थी, और चुंबक तक चक्र में फैराडे का नियम दिखाया, तो भी आपको मैंने सब कुछ बताया था। और फैराडे का नियम मैंने कहाँ सिद्ध करके दिखाया था आप लोगों को, मैंने डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत पढ़ाया, वहां भी फैराडे का नियम सिद्ध किया था, तभी मैंने आपको सब कुछ बताया था। आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना तो आपके पार पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये देखो आप लोगों का अब 90 डिग्री होगा। अब जो चालक तार जो आगे खिसकेगा, तो देखो डिग्री का मान कम हो गया, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर धीरे धीरे कम हो जाएगी। माना कि चालक तार घूम के यहाँ आ गया, कोशिश सुना, तो ये चालक तार घूमे आएगा, तो नीचे देखो ये पहले 90 था, अब धीरे धीरे ये नीचे ये आ गया, नीचे की तरफ ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, क्योंकि 120 कहाँ पे है, 120 डिग्री यहाँ पे रही, 120 डिग्री यहाँ आ रही है, तो ईएमएफ का मान 120 डिग्री पे आ गया, ये एक ईएमएफ 120 पे आ गया, डाउन हो गया ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये डाउन देखो ये धीरे धीरे कम हुआ, फिर 120 से कहाँ जाएगी, 150 पे जाएगी, 150 है 150 पे जाएगी, तो ईएमएफ का मान और कम हो जाएगा। तो मान लीजिए 150 यहाँ पे जाएगी, ईएमएफ का मान और कम हो गया, और कम हो गया। फिर 180 पे फिर कहते हैं ये फिर बिल्कुल बराबर फ्लैट में आ चुका है, तो ईएमएफ का मान 0 हो गया। तो अब ये होगी कंडीशन पे, ये 90 डिग्री कंडीशन पे, तो ईएमएफ का मान सबसे अधिक कब है, 90 डिग्री पे है। ये डिग्रियां कौन सी है, इस ईएमएफ का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको कहते हैं, इस ईएमएफ का मान E बराबर BLV sin थीटा, इसके द्वारा इस ईएमएफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब BLV sin थीटा क्या है, देखो आप लोगों ने क्या लिया, चुंबकीय फ्लक्स लिया, चुंबकीय फ्लक्स के साथ चालक तार को लिया, और उसके बाद में गति करवाई आप लोगों। तो B क्या है, B मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स डेंसिटी है, B लिख देता हूं, B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, B बराबर फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स डेंसिटी लिख लो, फ्लक्स घनत्व किसी में होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होता है। L क्या है, चालक तार की लंबाई है, चालक की लंबाई है, किसमें है, मीटर में है। और V क्या है, V देखो, अब V की बात करते हैं, चालक तार या चालक लूप, जो लूप लिया था, इसकी घूमने की गति है, चालक के घूमने की, V लिख दो, V बराबर चालक के घूमने की गति है, चालक के
किस गति से आप घुमा रहे हो, घूमने की गति होती है। आगे बात फिर साइन थीटा क्या, देखो अब ये चालक तार ने कितने डिग्री पे चुंबकीय फ्लक्स को काटा, चालक तार ने कितने डिग्री पे चुंबकीय फ्लक्स को काटा वो है, या फिर चुंबकीय फ्लक्स ने चालक तार को कितने डिग्री पे काटा है। तो कटिंग कोण रहेगा किसके मध्य रहेगा, चालक तार और चुंबकीय फ्लक्स के मध्य का कटिंग कोण होता है, कितने डिग्री पे कोण होता है उस कोण पे डिपेंड करता है। अब आपको पता है कोण का मान, इस कोण को कहेंगे साइन थीटा। किसके कोण है ये लिख लो, चालक तार व चुंबकीय फ्लक्स के बीच का कटिंग कोण है। अब कटिंग कोण का मान कितना होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपको पता है कटिंग कोण का मान 90, साइन 90 की बात करें, साइन 0, ठीक है ना, साइन 90 की बात करें तो साइन 0, साइन थीटा का मान साइन 0 की बात होता है और एक साइन 90 की बात, क्योंकि अपने को दो ही अधिकतम कटिंग कोण है, 0 तो ये था और 90 ये है, तो 90 का मान 90 का मान 1 होता है साइन और इसका मान 0 होता है, हो गया। तो ये कितना होगा देखो, इसका 0 मान, तो 0 डिग्री पे इसको देखो, इसको आप कैलकुलेशन करोगे 90 का मान अधिकतम 1 है तो 1 से इसका ईएमएफ सबसे अधिक चला जाएगा। फिर देखो दूसरी कंडीशन, आगे और कंडीशन क्या दी है, ये तो होगा आपको याद रखना कि इस ईएमएफ का मान अल्टरनेटर में BLV sin थीटा से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात करते देखो यहाँ से, फिर ये चालक तार घूम के कहां जाएगा, 270 डिग्री पे जाएगा। अब इसने दिशा चेंज कर ली है, ये पॉजिटिव दिशा थी और ये नेगेटिव दिशा चेंज कर ली है। तो एक चीज याद रखना, चालक तार, दो कंडीशन आपके सामने आएंगे, चालक तार N पोल के संपर्क में होता है तो ईएमएफ पॉजिटिव होता है, चालक तार N पोल के संपर्क में था तो पॉजिटिव है, और S पोल के संपर्क में आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव दिशा में भी ईएमएफ मान अधिकतम हो सकता है और मिनिमम हो सकता है, होगा। अब देखो यहाँ 210 डिग्री ये आ गई, 210 डिग्री ये यहाँ से चले 210 डिग्री, ये 210 डिग्री, तो ये 210 डिग्री है यहाँ से। अब देखो ईएमएफ का मान कम हो गया, 0 से बढ़ना शुरू हो गया, 0 से बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये 240 डिग्री पे जाएगा, 240 डिग्री यहाँ आ गया 240 डिग्री, तो ये ऐसे चला जाएगा, 240 डिग्री यहाँ आएगी, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आ गया, फिर ये 270 पे आएगा। तो दो कंडीशन आएगी, नेगेटिव दिशा में 270 डिग्री पे ईएमएफ का मान सबसे अधिक होता है, याद रखना बात, नेगेटिव दिशा में 270 डिग्री पे, क्योंकि अब इसका मान 270 डिग्री पे मैक्सिमम है। अब देखो 270 के बाद में 30 डिग्री का यदि अंतर दिखाएं तो 300 डिग्री आएगा, 300 डिग्री का और ईएमएफ अधिक चला जाएगा, 270 का अधिकतम है, 300 डिग्री इससे का देखो यहाँ से यहाँ कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे इससे कम होगी तो 270 से कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगी, किसके बराबर की 240 के बराबर जाएगी, तो ये यहाँ से डाउन हो जाएगी, ईएमएफ का मान डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर 330 के बाद में 300 के बाद में 330 पे आएगा, 300 पे आएगा चालक, ये चालक 300 पे आता है यहाँ पे, अब 330 पे आएगा चालक घूम के, तो 330 पे आएगा, तो 330 के मान और कम हो जाएगा ऐसे, और 360 डिग्री पे 0 हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये वेव कैसा है, ये साइन वेव है, याद रखना। ये जितने कोण बड़े हैं इन कोणों का मान इसके साथ रखेंगे, चालक में चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा, लंबाई मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, और कटिंग कोण भी मिलेगा आप लोगों को, तो इसका मान क्या कर सकते हैं। तो देखो कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे अधिकतम रहेगा, 270 डिग्री पे अधिकतम रहेगा, 360 डिग्री पे 0 है और 0 डिग्री पे 0 है, बाकी 180 डिग्री पे भी ईएमएफ मान 0 रहेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इस कोण के मान पर, ये 180 डिग्री कोण है, साइन 180 का मान देखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, सबको 0 हो जाएगा, इसका मान 0 मिलता है आपको 0, साइन 0 का मान 0 मिलता है, सबको 0 जाता है। यहाँ भी डिग्री का मान कुछ मिलेगा तो आपको ईएमएफ का मान मिलेगा, यदि साइन थीटा में साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा, 370 का 360 का मान 0, यहाँ पे सबसे 0 हो जाएगा, ये आपका साइन। इसलिए कह सकते हैं कि फैराडे के नियमानुसार जो भी ईएमएफ होता है वो साइन वेव के नियमों का, संपूर्ण साइन वेव के नियमों का पालन करता है, या साइन वेव होंगे। तो दोस्तों ये था आपका फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम। एक याद रखना, यहाँ क्या घुमाएंगे, चुंबकीय, मैंने चालक तार को घुमा के दिखाया है, लेकिन फैराडे के नियमानुसार अल्टरनेटर में चुंबकीय फ्लक्स को घुमाएंगे। चुंबकीय फ्लक्स घुमाने का फायदा क्या रहेगा वो आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ था कि ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होगा, एसी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होगा फैराडे के नियमानुसार। फैराडे का नियम जहां भी लगेगा, चाहे इंडक्शन के द्वारा लगो, चाहे डीसी जनरेटर में लगो, डायनेमो में लगो, अल्टरनेटर में लगो, कहीं भी फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है तो सबसे बात है एसी होगा। और ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए, चालक तार चाहिए और फ्लक्स परिवर्तन की दर चाहिए, आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए। फ्लक्स परिवर्तन की दर, चालक तार चाहिए और चालक तार के साथ फ्लक्स परिवर्तन की दर चाहिए, फिर चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, चालक तार चाहिए, फिर उन दोनों में गति चाहिए, दोनों किसी एक का परिवर्तन करवा देंगे, चाहे तो परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स का करवाएं या चालक तार का करवाएं, तो ईएमएफ उत्पन्न होने वाली है। तो दोस्तों ये तो था आज का इंट्रोडक्शन, सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल था, किसका था, अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। ये इंट्रोडक्शन था, परिचय था अल्टरनेटर का।
आगे बहुत कुछ चीज आपने सीखेंगे, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब इतना पढ़ लेंगे कि एग्जाम में आपको कभी समस्या आने वाली नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, तो थैंक यू, धन्यवाद।